औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वेब प्रोग्रामिंग की क्लास में जो चीज़ हमने पढ़नी है वो है जावास्क्रिप्ट बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स। तो चलते हैं जावास्क्रिप्ट बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स की तरफ। ठीक है कि जावास्क्रिप्ट बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या होते हैं और कैसे इनको यूज़ किया जाता है, तो इसको देखते हैं। तो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स में जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, सबसे पहले हमारे पास इसमें आ जाता है स्ट्रिंग, नेक्स्ट वन इज़ द एरे, next one is the date, then math, and then regular expressions। वन बाई वन इन सबको हमने देखना है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिस तरह से आपने स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया होगा, एरे का इस्तेमाल किया होगा, मैथमेटिक्स के मुख्तलिफ फंक्शंस का इस्तेमाल किया होगा, तो इसी तरह हमारे पास जावास्क्रिप्ट में जो बिल्ट इन हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनका हम इस्तेमाल करना सीखते हैं कि कैसे इनको वन बाई वन हम देखते हैं किस तरह इनको यूज़ किया जाता है। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, इसके हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स हैं। जिस तरह हमारे पास करेक्टर ऐड, ये हमारे पास क्या करता है, ये एक फंक्शन है जो किसी भी स्पेसिफाइड स्ट्रिंग जो होती है हमारे पास, उसका स्पेसिफाइड इंडेक्स रिटर्न करता है। तो हमारे पास जो स्पेसिफाइड इंडेक्स हम इसको दे देंगे, फॉर एग्जांपल मैंने इसको 5 दे दिया, तो ये 5th नंबर के इंडेक्स पर स्ट्रिंग के अंदर जो चीज़ भी होगी उसको रिटर्न कर देगी। इसी तरह हमारे पास फंक्शन है सब स्ट्रिंग का, सब str, और सब स्ट्रिंग में हमारे पास क्या करता है, एक्सट्रैक्ट द कैरेक्टर्स फ्रॉम ए स्ट्रिंग बिगिनिंग एट स्पेसिफाइड स्टार्ट पोजीशन एंड थ्रू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर। इसको हम दो पैरामीटर पास करते हैं। पहला पैरामीटर कि हमने स्ट्रिंग को स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्टिंग पॉइंट हमने बताना है। फॉर एग्जांपल 1 2 3, ये पोजीशन होगी जहाँ से उसने स्टार्ट करना होगा। नेक्स्ट हमने कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उससे रिटर्न करवाने, तो वो हमें बताने होंगे सब स्ट्रिंग में। फॉर एग्जांपल मैंने 5,5 दे दिया, तो ये 5th लोकेशन से शुरू करेगा और उस स्ट्रिंग के 5th के बाद जो 5 कैरेक्टर आ रहे होंगे वो सारे आपको रिटर्न कर देंगे। फिर हमारे पास इसी तरह के एक फंक्शन है टू लोअर केस। ठीक है, याद रखें जावास्क्रिप्ट हमारे पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और इस फंक्शन में हमने टू का जो टू वर्ड है ये स्मॉल लेटर्स में है, लोअर का एल कैपिटल है, बाकी स्मॉल है, केस का सी कैपिटल है। तो आप इसको एग्जैक्टली इसी तरह से लिखेंगे, अदरवाइज ये फंक्शन आपके पास काम नहीं करेगा। तो टू लोअर केस जब लिखते हैं तो हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग हम इसको दे देते हैं, तो ये क्या करता है, उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है लोअर केस में या स्मॉल लेटर्स में आप कह सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इसको कैपिटल लेटर में हज़ारा यूनिवर्सिटी लिख के दे देंगे, सारे लेटर्स अगर कैपिटल होंगे, ये क्या करेगा, सब के सबको कन्वर्ट कर देगा लोअर केस में या स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली हमारे पास फंक्शन है टू अपर केस। तो अपर केस हमारे पास क्या करेगा, इसको हम जो स्ट्रिंग भी पास करेंगे ये क्या करेगा, हमारे पास उस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा अपर केस फंक्शन में, अपर केस करेक्टर्स में। ठीक है, कैपिटल लेटर बना देगा सबके। अगर हम स्मॉल लेटर्स में इसको हज़ारा यूनिवर्सिटी लिख के दे देंगे तो ये सब के सबको कैपिटल कर देगा। इसी तरह हमारे पास स्ट्रिंग की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो प्रॉपर्टी में जो सबसे कॉमन प्रॉपर्टी है वो स्ट्रिंग की लेंथ है। अगर आप जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के हवाले से मज़ीद जानना चाहते हैं, तो हमारे पास ये W3 Schools का URL है, जिसमें आप जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के हवाले से मज़ीद आपको डिटेल मिल सकती है। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया var टेक्स्ट txt वेरिएबल का नाम है, var कीवर्ड है, और इसको हमने एक स्ट्रिंग असाइन कर दी हेलो वर्ल्ड। स्ट्रिंग असाइन करने के लिए डबल कोड का इस्तेमाल किया जाता है, और आखिर में हेड ऑफ स्टेटमेंट हमने सेमीकोलन यूज़ कर दिया। अब हम इस स्ट्रिंग स्टेटमेंट को कहीं भी यूज़ करना चाहते हैं, इस टेक्स्ट को कहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को कॉल करता हूँ, राइट के फंक्शन को कॉल करता हूँ। वो हमें क्या करता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग उसकी फाइंड करना चाहते हैं, प्लस txt डॉट लेंथ। जब भी प्रॉपर्टीज़ की बात होगी याद रखें, तो हम डॉट के साथ उस प्रॉपर्टीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। txt हमारे पास स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आ गया, और डॉट लेंथ उसकी प्रॉपर्टी गेट करके हमें रिटर्न कर देगा। ये फंक्शन हमें क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड की जितनी लेंथ है वो हमें रिटर्न कर देगा।
और बी आर हमारे पास ब्रेक रो या नेक्स्ट रो पर हमें लेके चला जाएगा। सिमिलरली हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब ऊपर हेलो वर्ल्ड में अगर आप देखें एच पी कैपिटल है, डब्ल्यू पी कैपिटल है, बाकी स्मॉल है, तो हम टी एक्स टी डॉट लोअर केस, ठीक है, जब डॉट टू लोअर केस करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारे पास टी एक्स टी का जो वेरिएबल था उसको कन्वर्ट कर देगा लोअर केस में। ये हमें जो रिटर्न करेगा वो स्मॉल लेटर्स में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आपको मिलेगा। सिमिलरली डॉक्यूमेंट डॉट राइट टेक्स्ट डॉट टू अपर केस जब करेंगे तो ये क्या करेगा, हमें हमारे प्रोग्राम में रिटर्न करके जो हमें चीज़ देगा वो सारे के सारा हमारे पास अपर केस में होगा। मींस हेलो वर्ल्ड सारे के सारे ऑल करेक्टर्स हमारे पास अपर केस में आपके पास रिटर्न होकर के आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में हमारे पास, जिस तरह हमारे पास बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के लिए कुछ स्केप सीक्वेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है, तो जावास्क्रिप्ट में भी हम स्केप सीक्वेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। स्केप सीक्वेंसेस बिहेवियर जिस तरह आपके पास कॉमन लैंग्वेज सी, सी प्लस प्लस, जावा में, उसी तरीके से हमारे पास जावास्क्रिप्ट में भी वही सिंटैक्स है। अगर आपने सिंगल कोड लिखना है तो सिंगल कोड के लिए आपने स्लैश सिंगल कोड लिखना है, अगर आपने डबल कोड लिखना है तो स्लैश डबल कोड लिखना है, अगर आपने एंड लिखना है तो स्लैश एंड लिखना है, नेक्स्ट लाइन के लिए स्लैश एन लिखना है, टैब के लिए स्लैश टी लिखना है, और अगर आपने स्लैश ही लिखना है तो आपने डबल स्लैश टाइप करना होगा। फॉर एग्जाम्पल वी कैन हैव, अब मैंने यहाँ पर स्लैश डबल कोट दिया और फिर स्लैश डबल कोट दिया इन द स्ट्रिंग। अगर ये हमारे पास इनसाइड द स्ट्रिंग डबल कोट्स आपके पास हैं तो आप क्या करेंगे कि दरमियान में लिखने के लिए, चूंकि ये शुरू वाले और आखिर वाले तो स्ट्रिंग का पार्ट बन जाते हैं, ये स्ट्रिंग होती है, लेकिन दरमियान वाले अगर आप इनको लिखना चाहते हैं, डिस्प्ले करवाना चाहते हैं या इनको यूज़ करवाना चाहते हैं तो आप इनको स्लैशेस के साथ लिखेंगे। और अगर इस स्ट्रिंग को मैं डिस्प्ले करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट एस टी आर प्लस बी आर, बी आर का मतलब नेक्स्ट लाइन पर मैं जाना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को लिखने के लिए इस तरह से जब लिखेंगे तो ये आपके पास डबल कोट के साथ ये स्ट्रिंग बेसिकली प्रिंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जावास्क्रिप्ट एरे ऑब्जेक्ट। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिस तरह हमारे पास एरे को यूज़ करते हैं कंजक्टिव मेमोरी एलोकेशन ऑफ द सेम डेटा टाइप, तो जावास्क्रिप्ट में चूंकि आपके पास एरे का इस्तेमाल भी होता है, तो एरे ऑब्जेक्ट को हम इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद एरे का नाम लिखेंगे और इक्वल टू आगे न्यू का कीवर्ड लिखेंगे, और फिर हम उसके बाद एरे का कीवर्ड लिख करके पैरेंथेसिस के साथ इसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक एरे डिक्लेयर हो गया, ये एरे ऑब्जेक्ट हमारे पास बन जाएगा। अब इस एरे को अगर आपने वैल्यूज असाइन करनी है तो हम उसका वेरिएबल का जो नाम दिए, वेरिएबल का नाम लिख करके एरे का जो वेरिएबल नाम है उसके साथ हमने उसका इंडेक्स नंबर बताना है। तो जिस तरह बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉमनली आपके पास इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, इसी तरह हमारे पास जावास्क्रिप्ट में भी जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 0 इंडेक्स पर एल एरे हमने इसमें रख दिया, फर्स्ट इंडेक्स पर या 1 इंडेक्स पर मोई रख दिया, सेकंड इंडेक्स पर या 2 इंडेक्स पर जो बेसिकली 3 इंडेक्स है, 0 से स्टार्ट होने पर थर्ड पोजीशन में आता है, तो हमने करली रख दिया। ये हमारे पास मुख्तलिफ मैंने इसकी वैल्यूज रखी। दूसरा तरीका इसको अगर आप रखना चाहते हैं, इसका एक रखने का तरीका तो ये है, आप एक एक वैल्यू को या एक एक इंडेक्स को, हर इंडेक्स को अलग अलग वैल्यूज असाइन करें। और दूसरे तरीके में ये कि अगर आप आसानी से असाइन करना चाहते हैं और एरे भी बनाना चाहते हैं तो वन लाइन में आप वेरिएबल वार का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखेंगे इज इक्वल टू न्यू एरे, और एरे के बाद पैरेंथेसिस में कामा सेपरेटेड वैल्यूज आप सारी पास कर देंगे, ठीक है। आपने जितनी वैल्यूज भी पास करनी है ये सारी की सारी आप पास कर लेंगे। एक और तरीका हमारे पास एरे की डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन का ये तरीका भी है कि हम वार का कीवर्ड लिख के एरे का नाम दे करके आगे हम स्क्वायर ब्रेसेस में जितने भी उसको हमने एरे के एलिमेंट्स डिफाइन करने हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स लिखें। तो जिस तरह ये फर्स्ट लेरी हमारे पास एलिमेंट है, तो ये मेरे पास 0 इंडेक्स पे आ जाएगा, ये सेकंड पर आ जाएगा एंड दिस वन एट द थर्ड पोजीशन, ठीक है। तो बेसिकली 0 1 2, ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है तो 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स।
अच्छा, जावास्क्रिप्ट में जिस तरह हमारे पास फंक्शन के ऑब्जेक्ट के सॉरी स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट के हमारे पास कुछ फंक्शंस थे, कुछ प्रॉपर्टीज थी, सिमिलरली हमारे पास एरे ऑब्जेक्ट के भी कुछ मेथड्स हैं। तो उन मेथड्स को ज़रा से देखते हैं हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास जो है वो है कनकेट का। कनकेट मीन कंकेटिनेशन। कंकेटिनेशन का मतलब ये होता है कि आप टू और मोर एरेज को अगर आपस में ज्वाइन करके एक नया एरे बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, कनकेट का फंक्शन इस्तेमाल होगा। कनकेट क्या करेगा, एक एरे के साथ दूसरे एरे को ज्वाइन कर देगा। ज्वाइंस टू और मोर एरेज एंड रिटर्न ए कॉपी ऑफ ज्वाइंट एरे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या करता है, दो या दो से ज़्यादा एरेज होते हैं उनको कंबाइन करता है, सेम जगह रख देता है। फॉर एग्जांपल, आप स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो आपने एक बंदे ने 5 स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट कर दिया, दूसरे ने 3 स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट कर दिया, दूसरे ने 7 स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट कर दिया। अब हमने सबको आपस में इकट्ठे करके एक ही जगह रखना है, एक एरे में रखना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, कनकेट का फंक्शन यूज़ करेंगे। कनकेट का फंक्शन इन सारे एरेज को कंबाइन कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ज्वाइन। ज्वाइन क्या करता है, ज्वाइन ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे इनटू स्ट्रिंग, ठीक है। इस केस में हमारे पास ऊपर वाले केस में जो था वो एलिमेंट्स को एरे की शक्ल में ही जो ज्वाइन कर रहा था, जोड़ रहा था, जबकि इस केस में हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स को ज्वाइन करके एक सिंगल स्ट्रिंग बना देगा, ठीक है। जिस तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल प्रीवियस स्लाइड पर मैं जाऊं तो यहाँ पर मेरे पास 3 एलिमेंट्स थे, तो तीनों एलिमेंट्स को कंबाइन जब करेंगे तो तीनों एलिमेंट्स से एक स्ट्रिंग बन जाएगी और एक स्ट्रिंग हमें इस फंक्शन के अगेंस्ट रिटर्न हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड आ जाता है वो आ जाता है रिवर्स। रिवर्स हमारे पास फंक्शन क्या काम करता है, ये जितने भी जावास्क्रिप्ट के एरे के एलिमेंट्स होते हैं उन सब के ऑर्डर को रिवर्स कर देता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास अ, एक एरे था जिसमें एलिमेंट्स 1 to 10 थे और वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए थे, और अगर आप उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो जस्ट आपने रिवर्स का फंक्शन कॉल करना है, रिवर्स का मेथड कॉल करना है, तो सारे के सारे रिवर्स ऑर्डर में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द स्लाइस। स्लाइस क्या करता है कि हमारे पास एक एरे का सब एरे बनाता है। जिस तरह ऊपर हमने देखा था सब स्ट्रिंग का फंक्शन देखा था, इसी तरह हमारे पास स्लाइस का जो फंक्शन है ये एरे के लिए इस्तेमाल होता है। ये क्या करता है, सिलेक्ट ए पार्ट ऑफ एन एरे एंड रिटर्न द न्यू एरे। तो क्या करता है, हमारे पास एक एरे का एक पार्ट रिटर्न करता सिलेक्ट करता है और उसके बाद उसको रिटर्न कर देता है। फिर हमारे पास एक फंक्शन है सॉर्ट का। सॉर्ट का मतलब ये है कि उनको तरतीब में ले आना, ए टू जेड या जेड टू ए, या नंबर 1 to 10 या 1 to 100 या 100 to 1, ठीक है। तो किसी भी ऑर्डर में आप लाने के लिए आप सॉर्ट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, सॉर्ट का मेथड इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास क्या करता है, उस एरे के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको सॉर्ट आउट कर देता है, तरतीब में ले आता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है एरे ऑब्जेक्ट का वो है टू स्ट्रिंग। तो टू स्ट्रिंग का हमारे पास फंक्शन जो है, ये एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं, एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, पूरे एरे को कन्वर्ट करके एक स्ट्रिंग बना देता है, ठीक है। तो आपके पास एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उन सब की कंबाइन करके उनको एक स्ट्रिंग की शक्ल में दिखा करके आपको रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास आर्गुमेंट्स ऑफ एरे। एवरी फंक्शन कंटेन एन एरे नेम आर्गुमेंट्स, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग द पैरामीटर्स पास, ठीक है। हर फंक्शन के अंदर हमारे पास जो फंक्शन को इनपुट देते हैं तो वो बेसिकली एरे आर्गुमेंट की सूरत में हमारे पास वैल्यूज़ इनपुट करता है। और ये क्या काम करता है, कैन हम इस पे क्या कर सकते हैं, कैन लूप ओवर देम, प्रिंट, अलर्ट देम एक्सेट्रा, ठीक है। अब जितने भी एलिमेंट हमारे पास आएंगे तो उन पर हम कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं या उनको वन बाई वन गेट कर सकते हैं, ठीक है। एरे के अंदर, फंक्शन के अंदर आप जितने भी एलिमेंट्स को इन टर्म्स ऑफ एरे पास करेंगे तो वो वन बाई वन सबको हम ले करके प्रोसेस करवा सकते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, फंक्शन एग्जांपल। और उसके बाद मैंने एक लूप लगा दी। लूप के अंदर वेरिएबल आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन
आर्गूमेंट्स डॉट लेंथ, जितने भी आर्गूमेंट्स हमारे पास आएंगे उनकी लेंथ से हमने एक स्टेप लेस जाना है। वजह क्या है कि हमने 0 से स्टार्ट करना है, तो टोटल 10 एलिमेंट होंगे तो हम 9 तक जाएंगे, और टोटल 5 एलिमेंट होंगे तो हम 4 तक जाएंगे, तो वो 5 बन जाएंगे और आई प्लस प्लस। और उसके बाद अगर इस एलिमेंट पर आप कोई भी प्रोसेस करवाना चाहते हैं, जिस तरह से यहाँ पर हमने अलर्ट का फंक्शन कॉल किया हुआ है, तो ये 1 बाई 1 एक एक एलिमेंट को अलर्ट करके डिस्प्ले कर देगा आपके लिए। अब इस फंक्शन को हम क्या करते हैं कि कुछ पैरामीटर्स पास करते हैं, जिस तरह हाउ, आर, यू, ये 3 मैंने अलग अलग पैरामीटर पास किए। तो ये 1 बाई 1 जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो ये पहला पैरामीटर चला जाएगा 0 इंडेक्स पर, सेकंड एलिमेंट चला जाएगा आर्गूमेंट के 1 इंडेक्स पर, और यू वाला जो आर्गूमेंट है ये आपके पास चला जाएगा 2 इंडेक्स पर या थर्ड पोजीशन पर आपके पास चला जाएगा। ठीक है। अब एरे एज अ मैप, ठीक है। The indexes of JavaScript array needs not be integers. अब JavaScript के हमारे पास जो एरे हैं, जिस तरह बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोगों ने देखा कि जब भी आप एरे लेते हैं तो एरे में इंडेक्स जो होते हैं वो बेसिकली इंटीजर्स नंबर होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आप ना भी यूज़ करें तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है। आप बगैर इंडेक्स के, बगैर नंबर्स के, इंडेक्स के, इंटीजर टाइप के नंबर्स के आप की भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको हम एरे के लिए मैपिंग का कंसेप्ट कहते हैं। तो मैपिंग का कंसेप्ट बेसिकली क्या करता है कि हम बजाय इसके कि उसका इंडेक्स लिखें, इंडेक्स की बजाय हम उसकी की लिख लेते हैं। की के अगेंस्ट उस वैल्यू को स्टोर कर दिया जाता है, और जब एक्सेस करने जाते हैं तो उसी की के अगेंस्ट उस वैल्यू को हम एक्सेस भी कर सकते हैं। ये कंसेप्ट आपके पास जावा में, पीएचपी में, सी शार्प में और दूसरी भी कुछ लैंग्वेजेस में इस्तेमाल होता है। अब हम एक वेरिएबल लिख रहे हैं, वेरिएबल एरे बना रहे हैं, ठीक है। वार मैप इज इक्वल टू न्यू एरे, और मैप में इंडेक्स नंबर 42 पर द आंसर स्टोर कर दिया। अब नेक्स्ट एक इंडेक्स लिख रहे हैं 3.14 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये बेसिकली दिस इज एन इंडेक्स विच इज मैप टाइप और की, ठीक है। जब भी आप मैप ऑफ 3.14 को एक्सेस करेंगे तो ये आपके पास पी या पाई रिटर्न करेगा। और इसके बाद मैप ऑफ चैम्प इज इक्वल टू एफ सी, तो आपके पास यहाँ पर जो चैम्प है ये की है, और एफ सी जो है वो इस एलिमेंट की वैल्यू है। ये आपके पास बेसिकली इसके अगेंस्ट स्टोर होगा, और जब इसको एक्सेस करेंगे तो यही वैल्यू हमारे पास एक्सेस होकर के वापस आपके पास आ जाएगी। अच्छा, द फॉर इन लूप, ठीक है। अब चूंकि एरे हमारे पास सिंगल एलिमेंट की तो बात है नहीं, इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, और मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए अगर आप एक एक एलिमेंट को इनपुट करेंगे या आउटपुट करेंगे तो काफ़ी हमारे पास टीडियस काम होगा। इसके लिए आसान काम हमारे पास क्या है कि हम इस तरह के काम को लूप में कर दें। जिस तरह मेरे पास यहाँ पर हमने अभी ऊपर वाली एग्जांपल में एक मैप टाइप के एरे बनाया, और उसके लिए हम क्या करते हैं कि 3 एलिमेंट्स यहाँ पर इंसर्ट कर दिए पोजीशन नंबर 42 पर, 3.14 पर, और चैम्प कीप के अगेंस्ट, ठीक है। अब अगर हमने इस तरह का काम लूप में करना है तो लूप के लिए इंडेक्स होता है, फिर तो ठीक था कि हम आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ एरे, या आर्गूमेंट्स लेंथ के मुताबिक हम कर देते। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमने वार एक्स एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, एक्स इन मैप। मैप का मतलब जो आपके पास मैप एरे है उसमें जो एलिमेंट हैं उनको 1 बाई 1 लो और एक्स में लाओ। अब एक्स पर हमने जो प्रोसेस भी करवाना है तो करवाएंगे, ठीक है। ये लूप जो है ये आपके पास ऑटोमेटिकली उस लेंथ के मुताबिक चलेगी जो टोटल उसके एलिमेंट्स होंगे। तो 1 बाई 1 आपके पास ये एलिमेंट्स यहाँ पर इस तरह डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा हुआ है, तो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करेगा, 1 बाई 1 एक एक एलिमेंट को राइट करके आपको डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डेट ऑब्जेक्ट की तरफ। तो जावास्क्रिप्ट में जिस तरह हमारे पास डेट कॉमनली हमें ज़रूरत पड़ती है, और आपको पता है कि जब हमारे पास वेब का केस हो वहाँ पर डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है या टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
फॉर एग्जांपल कोई बंदा अगर सुबह के टाइम हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करता है तो हम उसको गुड मॉर्निंग कहेंगे, और दिन के टाइम अगर करता है तो हम उसको गुड आफ्टरनून कहेंगे, ठीक है। और अगर रात के टाइम या इवनिंग में कोई बंदा लॉगिन करता है तो हम उसको गुड इवनिंग कह सकते हैं। तो इस काम के लिए चूँकि क्लाइंट के सिस्टम का टाइम हमने यूज़ करना होता है, तो उसके लिए हमारे पास आसान तरीका क्या है कि हम उसमें डेट ऑब्जेक्ट की मदद से इन चीज़ों को एक्सेस करें, ठीक है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल उसी तरीके से हमने बनाया var today इज इक्वल टू न्यू डेट, और अब हमारे पास जब हम इस तरह से लिखेंगे var d1 मीन एक वेरिएबल का नाम है, d1 इज इक्वल टू न्यू डेट, और इसके अंदर मैंने एक नंबर पास किया, ठीक है। अगर आप ये देखें तो ये नंबर 1 मिलियन है, ठीक है। 1 मिलियन जो नंबर है, अगर ये आप पास करेंगे तो ये बेसिकली इस नंबर को कन्वर्ट कर देगा मिली सेकेंड्स में, और मिली सेकेंड्स आफ्टर 1970 और जनवरी 1, ठीक है। 1 जनवरी 1970 के बाद ये कैलकुलेट करेगा और इसके अगेंस्ट जो वैल्यू भी आपके पास आएगी वो रिटर्न कर देगा। अब डेट को आप एक और तरीके से आप लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग d2 इज इक्वल टू न्यू डेट, और आगे मैंने लिख लिया अक्टूबर 17 1979, और टाइम के साथ में मेंशन कर दिया कि ये टाइम है मेरे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करेगा, इस फंक्शन के अगेंस्ट इस चीज़ को ये वैल्यू गेट करके इस वैल्यू पर प्रोसेस कर देगा, जो डेट में हमारे पास ये वैल्यू देगी। इस तरह से हम इन टर्म्स ऑफ ईयर, मंथ, डे, आवर, मिनट, सेकंड, मिली सेकंड एक्सेट्रा इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल थर्ड वेरिएबल हमने बनाया d3 इज इक्वल टू न्यू डेट, और 7979 मीन 1979, and 9 mean September, and 17 mean date is 17. It's mean 17 of September 1979, and time is 11:33 and seconds are 0, or and this is the time is AM. नाउ हम आगे आते हैं कि जावास्क्रिप्ट में डेट ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट हमारे पास कुछ मेथड्स भी हैं कि ये कौन कौन से मेथड्स हैं, किस तरह से हम फ़ायदा ले सकते हैं। तो इनमें हमारे पास जो मेथड्स हैं उसमें जो पहला मेथड है वो हमारे पास है गेट डेट। गेट डेट का फंक्शन हमारे पास क्या करता है कि आज क्या तारीख है, वो तारीख रिटर्न करके रिटर्न द डे ऑफ द मंथ, ठीक है। और ये आपके पास वैल्यू x से 31 तक या 1 to 31 आपके पास कोई भी वैल्यू रिटर्न हो सकती है जो करंट डेट आपके सिस्टम के मुताबिक होगी। नेक्स्ट वन आपके पास आ जाएगा गेट डे। गेट डे जब करेंगे रिटर्न द डे ऑफ वीक, ये 0 से 6 रिटर्न करेगा आपके पास। 0 का मतलब हफ्ते का पहला दिन एंड 6 का मतलब लास्ट डे। और याद रखें 0 जो है ये आपके पास संडे के लिए यूज़ होगा, 1 मंडे के लिए, 2 3 4 एंड 6 जो होगा ये सैटरडे के लिए आपके पास होगा। गेट फुल ईयर, गेट फुल ईयर जो है ये आपके पास रिटर्न द ईयर, ठीक है। और ये 4 डिजिट में आपके पास ईयर को रिटर्न करेगा। गेट आवर्स, ये आपके पास आवर्स रिटर्न करेगा 0 to 23। गेट मिली सेकेंड, रिटर्न द मिली सेकेंड्स फ्रॉम 0 to 9999, ठीक है। ये आपके पास मिली सेकेंड्स रिटर्न करेगा। गेट मिनट्स, तो ये 0 से 59 के दरम्यान में मिनट्स रिटर्न करेगा। गेट मंथ, तो जो करंट मंथ है आपके पास वो मंथ आ जाएगा, और 0 to 11 आ जाएगा। टोटल 12 मंथ है तो 0 से 11 आपके पास मंथ आ जाएंगे। गेट सेकेंड्स, तो 0 से 59 आपके पास आ जाएंगे, जो भी आपके पास करंट सेकंड हो गए। गेट टाइम, रिटर्न द नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स, ठीक है। और ये आप क्या करेगा, मिली सेकेंड्स में आपके पास टाइम रिटर्न करेगा, और ये सेंस कब से बाद में कैलकुलेट करेगा, 1 जनवरी 1970, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया कि इसको स्टार्ट जब किया गया था तो इसके लिए डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू रखी गई है इन टर्म्स ऑफ मिली सेकेंड, ये आपके पास 1970 के स्टार्ट से रखा गया था, उसी चीज़ को ये फॉलो करना। अच्छा, जावास्क्रिप्ट स्टैट डेट ऑब्जेक्ट के हवाले से मज़ीद कुछ चीज़ें हमारे पास, ठीक है। करंट डेट हम किस तरह गेट करेंगे, करंट डेट इज इक्वल टू न्यू डेट कर देंगे तो ये करंट डेट आपके पास आ जाएगी। मंथ हमने गेट करना है तो हम क्या करेंगे, करंट डेट डॉट गेट मंथ +1, ठीक है। +1 क्योंकि वो 0 से
11 तक जा रहे थे आपके पास मंथ, तो +1 करेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली मंथ आ जाएगा। वार डे इज इक्वल टू करंट डेट डॉट गेट डेट, ठीक है। करंट डेट में हमने गेट डेट किया, ये हमारे पास डे बता देगा, दिन बता देगा महीने का कौन सा दिन है। ईयर हमने गेट करना है, तो करंट डेट डॉट गेट फुल ईयर, तो आपके पास साल रिटर्न कर देगा। और इसी तरह हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट करंट डेट, आपने अगर राइट करना है तो करंट डेट जो भी आपके पास डेट आएगी तो वो आपके पास करंट डेट राइट कर देगा। आपने मंथ डे ईयर राइट करना है तो वो आप इस तरह से राइट कर देंगे, और प्लस आपके पास यहाँ पर कंकेटिनेशन के लिए यूज होगा। जावास्क्रिप्ट डेट फंक्शन के हवाले से हम मजीद एक चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। फंक्शन डेज बिटवीन, ठीक है। अगर आप दो डेट्स इसको दे दें और उसके दरमियान में इसने नंबर ऑफ डेज मैयर करने हैं कि कितने डेज हैं। फॉर एग्जांपल आप अपनी डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं और आज की डेट बता देते हैं, तो ये आपको बता देगा कि आप इसके दरमियान में कितने दिन गुजर गए, आप कितने दिनों के हो गए। तो war 1 days is equal to 1000 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 24, ठीक है। तो ये आपके पास नंबर ऑफ मिली सेकेंड इन 1 डे आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। अब कन्वर्ट द डेट्स टू मिली सेकेंड्स, आपके पास जो डेट आपने फर्स्ट डेट गेट की है उसको हमने मिली सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मिली सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डेट 1 इज इक्वल टू डेट 1 डॉट गेट टाइम, ठीक है। जो उसका टाइम गेट टाइम करेंगे डेट के अगेंस्ट, तो वो आपके पास मिली सेकेंड में आ जाएगा। फिर दूसरी डेट आपके पास जो आ रही है उसका टाइम भी मिली सेकेंड में आप कन्वर्ट कर देंगे। जब दोनों मिली सेकेंड में आ जाएगी फिर हमने डिफरेंस फाइंड कर देना है, तो दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस आ गया, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। और इधर मैथ डॉट एब्सोल्यूट का फंक्शन कॉल किया है, क्योंकि अगर आपके पास ये डिफरेंस नेगेटिव वैल्यू भी आएगी तो हमने उसको पॉजिटिव कंसिडर करना है, क्योंकि डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और उसके बाद ये फंक्शन क्या करेगा, राउंड कर देगा। अगर आपके पास पॉइंट में कुछ वैल्यूज आ रही हैं तो वो उनको राउंड कर देगा, और डिफरेंस जो आपके पास आ रहा है वो डिवाइड कर देगा उसको एक दिन के जो मिली सेकेंड आपके पास आते हैं, ठीक है। तो उस पर ये आपके पास आई थिंक ये 84,000 के लगभग सेकंड्स आते हैं, और मिली सेकंड में चले जाएंगे तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी। तो ये आपके पास पर डे के हिसाब से आपके पास कैलकुलेट होकर के रिटर्न कर देगा आपको वैल्यू, ठीक है, कि कितने दिन आपके गुजर गए हैं। जावास्क्रिप्ट डेट ऑब्जेक्ट के हवाले से मजीद आपके पास करंट डेट के लिए न्यू डेट गेट कर दी, ठीक है। और टारगेट डेट दी, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। फिर टारगेट डेट का आपने एक ईयर जो सेट करना है, ठीक है। तो टारगेट डेट डॉट फुल ईयर +1, मतलब उसमें आपने +1 करके नेक्स्ट पे चले जाना, ठीक है। टारगेट डेट डॉट सेट मंथ, 0 को मतलब फर्स्ट मंथ। टारगेट डेट डॉट सेट डेट, अगर सेट डेट करनी है आपने तो फर्स्ट डेट उसको बता दी। अच्छा, उसके बाद डेज लेफ्ट, कितने दिन आपके पास रहते हैं, ठीक है। ये आपने डेज के ऊपर हमने फंक्शन कॉल बनाया था कि बिटवीन 2 सालों के दरमियान में, ये 2 डेट्स के दरमियान में कितनी करंट डेट और टारगेट डेट, ये 2 आ जाएंगे, उनके दरमियान में आपने मेजर कर देना है। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट आप कह देंगे कि करंट डेट आपके पास ये है, टारगेट डेट ये है, और उसके बाद जो उनको डिफरेंस आ जाएगा तो आप बता देंगे कितने दिन रह गए। फॉर एग्जांपल आप यूज़र्स को ऑनलाइन कोई ऑफ़र देना चाहते हैं और आपने वो ऑफ़र शुरू की थी आज से 1 साल पहले, और 1 साल का टाइम था उसके लिए, और अभी जो करंट डेट है उसके मुताबिक उसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वो बता देगा कि इस ऑफ़र के लिए आपके पास 10 डेज़ रह गए या 20 डेज़ रह गए या 30 डेज़ रह गए, जो भी आपके पास वैल्यू आ जाएगी, कितने दिन आपके पास रह गए। जावास्क्रिप्ट के हमारे पास मैथ के ऑब्जेक्ट को हम देख लेते हैं। मैथ का ऑब्जेक्ट क्या है, तो मैथ का ऑब्जेक्ट क्या करता है, मैथ ऑब्जेक्ट अलाउज यू टू परफॉर्म मैथमेटिकल टास्क, ठीक है। जिस तरह आपके पास फॉर एग्जांपल हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं एक्स, और हम इसको असाइन कर देते हैं मैथ डॉट पी आई का मतलब पाई, इसको पाई की वैल्यू ये रिटर्न कर देगा। सिमिलरली आप एक वाई वेरिएबल बना देते हैं और मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो ये उसके अगेंस्ट आपको 4 रिटर्न करके इसकी वैल्यू को आपके पास स्टोर कर देगा। नोट, मैथ इज़ नॉट ए कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसमें कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत नहीं होती। आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऊप के कंसेप्ट में पढ़ा होगा कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके लिए कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसकी ज़रूरत नहीं होगा मैथ के लिए। ऑल प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ मैथ कैन बी कॉल्ड बाय यूजिंग मैथ, ठीक है। मैथ की लाइब्रेरी को जब कॉल करेंगे
ये डायरेक्टली आप इसको कॉल करेंगे विदाउट क्रिएटिंग इट, इसका ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह आपने यहाँ पर डेट का ऑब्जेक्ट बनाया था, करंट डेट इज इक्वल टू न्यू डेट, या ये ऑब्जेक्ट बना कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तो इसके अगेंस्ट ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। जबकि मैथ के केस में आपको इस तरह ज़रूरत नहीं पड़ती। मैथ के केस में आप डायरेक्टली उसको मैथ की लाइब्रेरी को कॉल करते हैं और इसको यूज़ कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट मैथ के हमारे पास कौन कौन से फंक्शन है? हमारे पास मैथ में एब्सोल्यूट का फंक्शन है जो क्या करता है, आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। अगर आपके पास वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो तो ये ऑलवेज आपको उसकी पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न करेगा। इस तरह हमारे पास सील का फंक्शन है। सील का फंक्शन आपके पास क्या करता है कि अगर आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू हो, ठीक है, तो ये उस वैल्यू के अगेंस्ट आपको क्या करेगा, कंप्लीट वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ CEIL, ठीक है, और आगे ब्रेसेस में लिख लेता हूँ मैं 4.3, ठीक है। तो ये सील के अगेंस्ट क्या करेगा, मुझे इसकी कंप्लीट वैल्यू रिटर्न करेगा। तो कंप्लीट वैल्यू सील का मतलब होता है कि अपर वैल्यू, ठीक है, सीलिंग जिस तरह हम कहते हैं ना सीलिंग होती है, तो ये आपको अपर वैल्यू रिटर्न करेगा 4.3 से अपर जो क्लोजेस्ट इंटीजर इसके करीब तरीन इंटीजर है वो क्या है, वो 5 है। तो ये इसके अगेंस्ट हमें 5 रिटर्न करते हैं। इस तरह आपके पास फ्लोर का फंक्शन है। तो ये अगर हम ये सील की बजाय फ्लोर का फंक्शन यूज करते हैं तो ये 4.3 से के अगेंस्ट हमें क्या रिटर्न करता है, क्लोजेस्ट वैल्यू जो उससे बड़ी ना हो, जो उससे कम हो। तो उससे कम क्या होगी आपके पास इंटीग्रल वैल्यू, वो 4 होगी। फिर इसके अगेंस्ट आप फ्लोर में के केस में आपको 4.3 के केस में आपको फ्लोर का केस हो तो ये आपको 4 रिटर्न करेगा। इस तरह आपके पास मैक्स, आप अगर इसको कुछ वैल्यूज अगर आप पास कर देते हैं तो ये उन सारी वैल्यूज में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न कर देगा। इस तरह मेन का फंक्शन क्या करता है, उसमें से जो लोवेस्ट वैल्यू या स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न कर देगा। और उसके बाद हमारे पास रैंडम क्या करेगा, ये आपके पास 0 से 1 के दरमियान में एक रैंडम वैल्यू को रिटर्न कर देगा आपके पास। फिर आपके पास हमारे पास राउंड का फंक्शन क्या करता है, ये नियरेस्ट आपके पास जो इंटीजर होता है उसके मुताबिक आपको वैल्यू रिटर्न कर देता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप राउंड के फंक्शन को हम यूज़ करना अगर चाहते हैं, राउंड के फंक्शन को अगर हम लोग यूज़ करना चाहें, ठीक है, मैं इसको एक मिनट के लिए क्लीन कर देता हूँ। राउंड के फंक्शन को आप यूज़ करना चाहें और आपने यूज़ करना है राउंड ऑफ, फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं कि 5.3, ठीक है। तो 5.3 के अगेंस्ट ये क्या रिटर्न करेगा, नियरेस्ट इंटीजर जो है इसके वो 5 है, तो ये 5 हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, और अगर आपके पास ये 5.3 की बजाय ये आपके पास 5.8 होता, ये आपके इसके अगेंस्ट क्या रिटर्न करता, ये आपके पास 6 रिटर्न करता, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर 5.8 के जो है वो 6 है, ना कि 5। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट में मैथ ऑब्जेक्ट में, ठीक है, हमारे पास मजीद इसने इधर एग्जांपल कुछ दी हुई है। ठीक है, तो मैथ डॉट रैंडम एक रैंडम वैल्यू ले लेगा और इस रैंडम वैल्यू को यहाँ पर हम डिस्प्ले कर देंगे। और ये वैल्यू याद रखें, रैंडम एक डबल फॉर्मेट में होंगी या फ्लोटिंग पॉइंट की शक्ल में आपके पास वैल्यू होंगी जो आपके पास 0 और 1 के दरमियान में होंगी। फिर यहाँ पर अगर हम जो वैल्यू आप ले रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दें किसी नंबर से और उसके बाद उसका फ्लोर कैलकुलेट कर दें। फ्लोर का मतलब उससे नियरेस्ट और लिटिल इंटीजर, उससे जो छोटा इंटीजर होगा लेकिन उसके नियरेस्ट होगा, तो वो हम ले लें तो वो हमारे पास एक होल नंबर की शक्ल में आ जाएगा और डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हमने उसको डिस्प्ले करवा देना है। इसके बाद आज का हमारे पास जो लास्ट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है जावास्क्रिप्ट में रेगुलर एक्सप्रेशंस के हवाले से। रेगुलर एक्सप्रेशंस ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास जावास्क्रिप्ट चूँकि क्लाइंट साइड पर यूज़ होती है तो रेगुलर एक्सप्रेशंस में यूज़र को बहुत सारी जगहों में हमें बहुत सारे चेक लगाने के लिए जब ज़रूरत पड़ती है तो उसमें हम रेगुलर एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशंस को आप रेग एक्स भी लिखते हैं शॉर्टकट में, तो इसको पढ़ते रेगुलर एक्सप्रेशन ही नहीं। रेगुलर एक्सप्रेशन स्पेसिफिक पैटर्न्स ऑफ करेक्टर्स को स्पेसिफाई करता है कि आपने आया उन करेक्टर्स को फॉलो किया या उन करेक्टर्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास यूज़ होता है पैटर्न मैचिंग के लिए या सर्च एंड रिप्लेस के फंक्शन के लिए आपके पास इस्तेमाल होता है। जिस तरह हम गूगल में आप लिखना शुरू कर देते हैं, अगर आप हज़ारा यू लिखेंगे तो वो हज़ारा यूनिवर्सिटी नीचे खुद बहुत आ जाता है। उसकी वजह क्या होता है कि वो उसके बिहाइंड पर एक पैटर्न को मैच कर रहा होता है। ठीक है, वहाँ पर आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ हो रहा होता है। इसी तरीके से आप जब
पाकिस्तान लिखना चाहते हैं तो PAK लिखते हैं तो वो पाकिस्तान को पूरा कर देता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कोई सेंटेंस लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हाउ टू मेक, आप लिखना चाहते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी ऑप्शन दे देता है, हाउ टू मेक राइस, हाउ टू मेक टी, हाउ टू मेक सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आप क्या होता है, इसके अगेंस्ट रेगुलर एक्सप्रेशन मैच हो रही होती है, ठीक है। और हमारे पास जो पैटर्न होता है वो पैटर्न हम स्पेसिफाई कर देते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, वार पैटर्न इज इक्वल टू न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन, और यहाँ पर हम पैटर्न बता देते हैं और यहाँ पर इसके साथ मॉडिफायर्स बता देते हैं, ठीक है। या इसको सिंपल तरीके से हम इस तरह लिख लेते हैं कि वार पैटर्न इज इक्वल टू, और आगे स्लैशेस में पैटर्न लिख लेते हैं और साथ में मॉडिफायर लिख लेते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं इसको इनिशियलाइज करने के, शुरू करने के। पैटर्न स्पेसिफाई क्या करता है कि स्पेसिफिक पैटर्न क्या है, ठीक है। इसका स्पेसिफिक पैटर्न क्या, फॉर एग्जांपल मोबाइल नंबर का हमारे पास जो पैटर्न होता है जो हम यूज़ करते हैं 0300, अब यहाँ पर देखें तो 4 नंबर्स आ रहे हैं और फर्स्ट नंबर इज़ ऑलवेज 0, ठीक है। बाकी नंबर आपके पास आ रहे हैं। उसके बाद हम हाइफन या डैश का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद फिर से 7 नंबर आ रहे होते हैं। ये हमारे पास एक पैटर्न है। दरमियान में 5th पोजीशन पर आपके पास ऑलवेज आपके पास क्या आएगी, एक डैश आएगी। सिमिलरली पाकिस्तान का अगर हम नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर देख लें तो वहाँ पर हमारे पास 6 नंबर पर एक डैश आ रही होती है और फिर सेकंड लास्ट नंबर पर भी एक डैश आ रही होती है। ये बेसिकली उसका एक पैटर्न होता है। मॉडिफायर्स क्या कहता है, स्पेसिफाई इफ ए सर्च शुड बी ग्लोबल, केस सेंसिटिव एक्सेट्रा, ठीक है। तो मॉडिफायर क्या करता है, आपके पास उस सर्च को चेक करता है कि आया उससे मिलती जुलती कुछ चीज़ें आपके पास मौजूद हैं या नहीं है, ठीक है। और याद रखें ये भी आपके पास केस सेंसिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपका केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसीलिए हमने केस सेंसिटिविटी के केस इधर भी याद रखने हैं। अच्छा, आपके पास अब जावास्क्रिप्ट में रेगुलर एक्सप्रेशंस में ऑब्जेक्ट में अगर हम आ जाएं तो उसको किस तरह बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हम W3 स्कूल के हवाले से कोई बंदा कुछ सर्च करना चाहता है, ठीक है, तो हम किस तरह से उसको मैच करेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल स्ट्रिंग इज इक्वल टू विजिट W3 स्कूल्स, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, वार पैटर्न 1 उसका पैटर्न डिफाइन करते हैं, ठीक है। पैटर्न डिफाइन करने के बाद हम क्या करते हैं, W3 स्कूल्स लिखते हैं उसी तरह स्लैशेज में, और आई हमने क्या किया, उसका हम मॉडिफायर लिख लिया, ठीक है। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट str.match, ठीक है। अगर वो आपके पास स्ट्रिंग है वो मैच कर रही है किससे, ये जो आपने पैटर्न डिफाइन किया उससे मैच कर रही है तो उस स्ट्रिंग को राइट कर दिया जाए, ठीक है। जो मैचिंग पार्ट है उसको राइट कर दिया जाए तो ये आपके पास राइट हो जाएगा। इसके एक और एग्जांपल, परफॉर्म ए ग्लोबल कैश इंसेंटिव सर्च द वर्ड माइक्रोसॉफ्ट विल बी रिप्लेस ईच टाइम इफ इट फाउंड, ठीक है। तो आपके पास जो माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्ड होगा वो आपके पास रिप्लेस कर दिया जाएगा जहाँ जहाँ इसको मिलेगा। तो वार str इज इक्वल टू वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट, हालांकि माइक्रोसॉफ्ट के साथ अगर आप देखें तो ये एक एक्स्ट्रा आपके पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी है। फिर आपके पास इसी स्ट्रिंग में हमने कंकेटिनेट कर दिया, स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्ट्रिंग प्लस वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट माइक्रोसॉफ्ट हैज़, ठीक है। फिर इसी स्ट्रिंग में हमने एक और चीज़ स्ट्रिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट वेब डेवलपर साइट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये आपके पास सारी चीज़ें आ गई। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट str.replace, ठीक है, रिप्लेस के फंक्शन को हमने कॉल किया और माइक्रोसॉफ्ट को हमने रिप्लेस किया, मॉडिफायर हमने GIS का डिफाइन किया और W3 स्कूल्स हमने कर दिया। जब हम इसको रन करेंगे तो जहाँ जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड है वो सारे का सारा ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, W3 स्कूल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर इस सेंटेंस को जब हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से डिस्प्ले करवाएंगे तो ये इस तरह लिखा हुआ आएगा, वेलकम टू W3 स्कूल्स, वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट W3 स्कूल्स हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वेब डेवलपर साइट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। बजाय माइक्रोसॉफ्ट के सारी जगहों में रिप्लेस होकर के W3 स्कूल चला जाएगा। जावास्क्रिप्ट रेगुलर एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या है, टेस्ट मेथड है इसका, ठीक है। टेस्ट मेथड क्या करता है, द टेस्ट मेथड सर्चेज a string for specified value and return the true if they are find or false depending upon the result, ठीक है। टेस्ट स्ट्रिंग क्या करेगा, वो आपको उसके अगेंस्ट ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, डिपेंड करता है आपके स्ट्रिंग में जो चीज़ें दी। The following example
सर्च स्ट्रिंग फॉर करेक्टर ई, तो करेक्टर ई को ये इसमें फाइंड करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक पैटर्न लेते हैं, न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन में ई लिख लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और पैटर्न 1 डॉट टेस्ट, ठीक है। और आगे मैंने इसको क्या लिख लिया, द बेस्ट थिंग इन द लाइफ आर फ्री। तो ये क्या करेगा, इसमें ई को सर्च करेगा, ई मैच हो गया तो ये इसके अगेंस्ट ट्रू आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। और अगर मैच नहीं होगा तो ये आपको उसके अगेंस्ट फॉल्स रिटर्न कर देगा। अच्छा, हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन में EXEC का एक मेथड है, ठीक है। EX मेथड सर्च इज ए स्ट्रिंग फॉर स्पेसिफाइड वैल्यू एंड रिटर्न द फर्स्ट मैच, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसमें से सिर्फ आपको फर्स्ट मैच निकाल करके देगा। इफ नो मैच फाउंड इट रिटर्न नल। द फॉलोइंग एग्जांपल सर्च ए स्ट्रिंग फॉर कैरेक्टर ई, ठीक है। तो ये आपको जब इसमें हम करेंगे, ठीक है, ऊपर वाले में हमने तो सिंपली टेस्ट किया था, उसके अगेंस्ट उसने ट्रू रिटर्न किया कि आपके पास इसमें ई मौजूद है। जब इस केस को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो जो इसमें फर्स्ट ई होगा तो ये आप उसको वो आपके रिटर्न कर देगा और बाकियों पे नहीं जाएगा, ठीक है। और अगर केस फाइंड ना हुआ तो आपको नल रिटर्न करेगा। आपके पास जावास्क्रिप्ट रेगुलर एक्सप्रेशन की एक एग्जांपल आ जाती है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। ईमेल वैलिडेशन के हवाले से ये कॉमन सा टास्क है जो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ईमेल वैलिडेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, इस पर ईमेल की वैल्यू पास करेंगे और ये हमें उसके अगेंस्ट रिटर्न करेगा कि ये ईमेल एड्रेस ठीक है या नहीं है। अगर ठीक हुआ तो वैलिड कह देगा, ना हुआ तो इनवैलिड कह देगा। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं, ईमेल पैटर्न बना देते हैं। हमारे पास ईमेल की वैल्यू यहाँ से आ रही है और ईमेल पैटर्न हम यहाँ पर बना देते हैं कि हमारे पास जो ईमेल होगा वो स्टार्ट होगा फ्रॉम A to Z और कैपिटल A to Z और नंबर 0 to 9। और उसके बाद आपके पास जीरो हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, हाइफन हो सकता है, और उसके बाद फिर से आपके पास @ का होना ज़रूरी है इसमें, ठीक है। @ का होने के बाद आपके पास ये बाकी जो चीज़ें आपके पास इनमें से होंगी, लेकिन ऑप्शनल है आपके पास। इसमें से नेगेटिव सॉरी स्मॉल लेटर्स भी हो सकते हैं, कैपिटल लेटर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, और अंडरस्कोर, हाइफन और डॉट वगैरह भी हो सकते हैं। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर @ के बाद भी इस तरह की चीज़ें आपके पास हो सकती हैं जो वेबसाइट का नाम होता है, ठीक है। और उसके बाद वेबसाइट के नाम के बाद आपको पता होगा कि लास्ट में फॉर एग्जांपल gmail.com होता है। ये .com जो है ये बेसिकली ये भी कुछ आपके पास कैरेक्टर्स या लेटर्स होंगे या नंबर्स होंगे, ये भी आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। ये बेसिकली ईमेल का पूरा पैटर्न यहाँ पर डिफाइन किया है। तो अब यहाँ से हम रिटर्न करेंगे, इस पैटर्न को मैच करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो ये इसके अगेंस्ट ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ये ईमेल ठीक हुआ, इस पैटर्न के मुताबिक ईमेल ठीक होता है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं होगा ये आपके पास फॉल्स रिटर्न करेगा। अब हम इस चीज़ को जब इफ़ कंडीशन के अंदर ईमेल एड्रेस को चेक करते हैं, एक ईमेल एड्रेस हम पास कर देते हैं और ये इसके अगेंस्ट चेक करते हैं, अगर ये वैलिड है तो ये हमें बता देगा कि वैलिड है, और अगर वैलिड नहीं है तो बता देगा कि ये इनवैलिड है। इसकी मज़ीद आप मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स और मुख्तलिफ चीज़ें देखना चाहते हैं तो रेगुलर एक्सप्रेशन के हवाले से W3 स्कूल्स का ये लिंक दे दिया गया है, इसमें आप जा करके इसको मज़ीद चीज़ें देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। ये आज का लेक्चर था जो जावास्क्रिप्ट के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के हवाले से था। उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा। जो क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह वो क्वेश्चन के सेशन में हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।